A very good morning, my dear students. How are you? I hope that you all are fine. So, students, I gave you like yesterday. I taught you about this remainder theorem, and based on that, you have already completed this exercise 2.3. Okay, so as I promised that the next lecture will be factorization of polynomials. So here we start the factorization of polynomials. Okay, so you already have learned these things in your previous classes, that how to factorize a polynomial. Why I say this? Because you may have come across the polynomials, like for example there is polynomial x square plus 7x plus 12, and if I say that just try to factorize it, तो आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाला मेथड लगाते हो. एक्स स्क्वायर 4x प्लस 3x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, सो ऑन. x कॉमन लेंगे, x प्लस 4, 3 कॉमन लेंगे, x प्लस 4, और यहाँ से x प्लस 4 कॉमन ले लेंगे और x प्लस 3 बच जाएगा. तो क्या आ गया, x प्लस 4 कॉमन ले लिए और फिर ब्रैकेट में x प्लस 3 आ गया. तो बेसिकली ये जो भी मैं आपको ब्लॉक में क्लोज कर रहा हूँ, ये है फैक्टराइजेशन गिवन पॉलिनोमियल का, जो कि है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12. ठीक है. अब ये तो मेथड है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का, विच इज़ वेरी गुड जब तक की बात पावर 2 की हो रही है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हो रही है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की हो रही है. अगर ये पावर 3 या पावर 4 का होता तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वर्क नहीं करता. और ऐसी ही सिचुएशन में इम्पॉर्टेंस आती है किसकी, फैक्टर थ्योरम की. किसकी इंपॉर्टेंस आती है बच्चों, फैक्टर थ्योरम की इंपॉर्टेंस आती है. और फैक्टर थ्योरम का देखो क्या है ना, कि मैं तो जान ही रहा हूँ कि आप लोग इन चीज़ों को पहले से ऑलरेडी पढ़ रखे हो, लेकिन बच्चों आप लोगों ने जितना मेरा एजम्पशन है कि आप लोगों ने इसको खाली एक्सरसाइज को प्रैक्टिस किया होगा उसके मेथड को जान करके, राइट. लेकिन व्हाट इज़ द एग्जैक्ट लॉजिक बिहाइंड दिस फैक्टर थ्योरम एंड हाउ दिस थ्योरम वर्क्स, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है. बिकॉज अगर आप किसी थ्योरम को जानते हो तो थ्योरम के आप मल्टीपल एप्लीकेशन को भी जान सकते हो. और अगर आप केवल एक्सरसाइज करोगे किसी थ्योरम के बेसिस पे, आप केवल उस टाइप के क्वेश्चंस को कर पाओगे, राइट. मान लो आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को कर पाओगे, लेट्स से आर.एस. अग्रवाल कर लोगे, आर.डी. शर्मा कर लोगे, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइप का ही क्वेश्चन कर पाओगे. बट इफ़ यू नो द इम्पॉर्टेंस एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ एनी थ्योरम, दैट अगर आपको उसका थ्योरम का सिग्निफिकेंस मालूम है कि वो कहाँ कहाँ अप्लाई किया जा सकता है, तो दैट विल बी अ वंडरफुल थिंग फॉर यू. ओके. So here I try to explain this, so please cooperate with me. Wherever you find any doubt, please ask me to make another video regarding that doubt, or call me personally regarding this proof. And अगर इससे भी सॉल्यूशन नहीं होता है तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे भेजो, या फिर वील शेड्यूल अ मीटिंग, बिकॉज आफ्टर 21 September ऐसी कुछ प्रोविज़न आई ज़रूर है कि आफ्टर 21 September स्टूडेंट्स कैन कम to ask their doubts if they have the written permission from their parents. ठीक है. तो अगर कुछ ऐसा डाउट आता भी है तो आप बिल्कुल 21 के बाद आ सकते हो. वेल नेवरदलेस लेट्स स्टार्ट. सो हियर सबसे पहले ये जो स्टार्टिंग उसी को रीड करते हैं हम लोग. लेट अस नाउ लुक एट द सिचुएशन ऑफ एग्जाम्पल 10 अबव मोर क्लोजली. इट टेल्स अस दैट. अब देखो एग्जाम्पल 10 क्या था उसको हम लोग यहाँ समझ लेते हैं क्या है. एग्जाम्पल 10 में देखो क्या हुआ था कि रिमाइंडर q -1/2 पे रखने पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है. ठीक है. ये चलो एग्जाम्पल 10 मैं आपको दिखाई देता हूँ एक बार. यही तो है ना एग्जाम्पल में, क्या प्रॉब्लम है. देखो, चेक वेदर द पॉलिनोमियल qt इक्वल टू 4t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर माइनस t माइनस 1 इज अ मल्टीपल ऑफ 2t प्लस 1. चेक करना है कि मल्टीपल है या नहीं है.
तो मल्टीपल है या नहीं है ये चेक करने के लिए इस डिवाइजर को हम लोगों ने एक पॉलिनोमियल माना, ठीक है, हमने एक पॉलिनोमियल माना QT, नहीं QT तो खैर गिवन वाला ही है। मान लो ये जो डिवाइज़र है, ये जो डिवाइज़र है हमने इसको कोई भी पॉलिनोमियल मान लिया, ठीक है। तो अब कुछ देर के लिए सॉल्यूशन पे फोकस मत करना। जैसे मान लो मैंने मान लिया कि पॉलिनोमियल ST, ठीक है, या डिवाइज़र है तो DT मान लेते हैं, डिवाइज़र है ना ये, DT मान लिए, DT इज इक्वल टू 2T + 1। क्लियर? तो अगर ये 2T + 1 इसका एक मल्टीपल है, मल्टीपल होने का मतलब ये हो गया, देखो मल्टीपल होने का मतलब क्या होता है, मल्टीपल होने का मतलब ये होता है कि अगर 4T³ + 4T² - T - 1 को अगर हमने डिवाइड किया 2T + 1 से, तो डिवाइड करने के बाद जो भी प्रोसीजर जाएगा उस प्रोसीजर के बाद जो रिमाइंडर यहाँ आएगा वो रिमाइंडर 0 होना चाहिए। अगर रिमाइंडर 0 है तो ये एक मल्टीपल है। जैसे कि नॉर्मल नंबर्स के साथ देखते हैं, जैसे हमने 12 को डिवाइड करना है अगर 3 से, और एक कंडीशन में 12 को डिवाइड करना है 5 से, पहले 3 का कंडीशन देखो, तो जब डिवाइड करेंगे तो 3 4 12 आएगा और रिमाइंडर आ जाएगा 0। तो हम लोग कहेंगे येस 3 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 12। ठीक। अच्छा, अगर हमने यही डिवीज़न 12 का 5 से किया, सो 5 2 10, रिमाइंडर क्या आ गया 2। तो यहाँ पे 5 जो है 12 को प्रॉपर तरीके से डिवाइड नहीं कर पा रहा है, सो क्या कहेंगे कि 5 इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 12। यही कहेंगे ना कि 5 इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 12। बोलो बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? तो ये बात समझ में आ गई कि अगर हमने इसको डिवाइड किया 2T + 1 से और डिवीजन प्रोसेस के बाद रिमाइंडर कम्स 0, तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये पॉलिनोमियल, ये जो 2T + 1 है जिसका गिवन पॉलिनोमियल का एक मल्टीपल है। अब डिवाइड करने का जो 0 का प्रोसीजर है, यही चीज़ हमने देखो रिमाइंडर थ्योरम में सीखा था कि अगर हम इस ST को जो ST है ना 2T + 1 को अगर हम 0 मान लें, तो जो निकल के आएगा T की वैल्यू वो क्या कहलाएगी? वो जो T की वैल्यू होगी वो क्या कहलाएगी? 0 ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाएगी। स्टार्टिंग का जो सब पढ़ाया मैंने याद है ना? कुछ भूले तो नहीं हो? अगर भूले हो गए तो वीडियोस देख लेना एक बार, ठीक है ना? तो यहाँ पे एक्सक्यूज मी, T इज इक्वल टू 0 ऑफ पॉलिनोमियल, जो T की वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे जो T की वैल्यू आ रही बच्चों, वो क्या आ रही है? -1/2। मतलब कि अगर हम इस गिवन पॉलिनोमियल QT में -1/2 की वैल्यू पुट करें और अगर वैल्यू 0 आती है तब तो हमारा ये मल्टीपल होगा, और अगर 0 नहीं आती है तो मल्टीपल नहीं होगा। सेम चीज़ देखो इसमें किया गया, 2T + 1 को 0 माना गया, T इज इक्वल टू -2 को पुट किया गया इस पॉलिनोमियल में, और पॉलिनोमियल की वैल्यू आ गई 0। क्योंकि पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई है, इसी वजह से कहा गया सो द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड ऑन डिवाइडिंग दिस एंड दिस इज 0, देयरफॉर 2T + 1 is a factor of the given polynomial QT and QT is a multiple of 2T + 1। समझना ध्यान से, 2T + 1 क्या है? QT का एक फैक्टर है, या फिर QT is a multiple of 2T + 1। ठीक है ना? अच्छा, एक चीज़ और समझो, फैक्टर और मल्टीपल में क्या डिफरेंस होता है? फैक्टर और मल्टीपल में क्या डिफरेंस होता है? बोलो बच्चों। तो फैक्टर और मल्टीपल में ये डिफरेंस होता है कि जैसे मैंने कहा कि आप 2 का टेबल लिखो, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा
4, 2 3 ज़ा 6। तो 2 का जैसे हम लोग मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं 1 से, फिर 2 से, फिर 3 से, तो एक बार 2 आ रहा है, एक बार 4 आ रहा है, एक बार 6 आ रहा है, ठीक है। फिर इसी तरह अगर 2 का हम मल्टीप्लाई करते हैं 21 से तो क्या आ जाएगा, 42 आ जाएगा। तो किसी भी नंबर का मल्टीपल होने का मतलब ये होता है, किसी भी चीज़ को अगर हम कहते हैं मल्टीपल है, जैसे हमने कहा 2 का मल्टीपल 42 है, तो इसका मतलब ये होगा कि 2 का जब हम लोग टेबल पढ़ते जाएंगे तो टेबल पढ़ते 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 एक ऐसा पोजीशन आएगा जहाँ पे 42 मिल जाएगा। मल्टीपल को एक आम आदमी की भाषा में समझोगे तो ये है कि 2 का मल्टीप्लाई अगर किसी नंबर से किया गया तो फाइनली वो मल्टीप्लाई जा करके कहाँ पहुँचेगा, 42 पे पहुँचेगा। तो ये कहेंगे यस ये कहेंगे कि यस 42 इज एक्चुअली अ मल्टीपल ऑफ 2। ठीक, ये बात समझ में आ रही है। चलो, इसी तरह से 6 इज अ मल्टीपल ऑफ 2। क्यों? क्योंकि 6 जो है 2 के टेबल में आता है। एक सिंपल सी बात, अगर वो 2 के टेबल में आता है तो 6 इज अ मल्टीपल ऑफ 2। अब टेबल यहाँ खाली 2 10 20 तक में मत याद रखना, टेबल अनगिनत होगा, बस आना चाहिए, ठीक है। और इसको मैंने ये भी समझाया भी था डिवीजन वाले मेथड से। अच्छा, अब मैं कहता हूँ फैक्टर क्या होता है। तो अगर जैसे मैंने आपसे कहा कि 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, जैसे मैंने आपसे कहा कि आप बच्चों 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, तो 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। तो आपने कहा सर 12 को हम लोग जब लिखेंगे ना तो कुछ ऐसे लिखेंगे, 12 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो अब मैं पूछूं कि इसके फैक्टर क्या क्या हैं, क्योंकि हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया है तो इसके फैक्टर क्या क्या हो जाएंगे, 2 भी फैक्टर हो जाएगा, है ना, और क्या फैक्टर हो जाएगा, 3 भी फैक्टर हो जाएगा, और बताओ क्या फैक्टर होगा, बताओ। तो बच्चों ये जो निकाला मैंने 2 और 3, ये तो प्राइम फैक्टर है, प्राइम नंबर है ना। बट अगर मैं बात करूँ टोटल फैक्टर क्या क्या होंगे, कौन कौन से होंगे, तो अब देखो उसको समझो ज़रा से मेरे साथ। जैसे अगर हमें 12 लिखना है बच्चों, तो क्या 12 को हम लोग 12 इंटू 1 लिख सकते हैं, कहोगे यस लिख सकते हैं। उसी तरीके से 12 को हम लोग 6 इंटू 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर 12 को हम लोग 3 इंटू 4 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको फिर से समझो, 1 से गिनती स्टार्ट करेंगे, इस पर काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। 1 इंटू 12 कहा जा सकता है, 2 इंटू 6 कहा जा सकता है, 3 इंटू 4 कहा जा सकता है, फिर 4 इंटू 3 रिवर्स आने लगा, फिर उसके बाद 5 से तो जाएगा ना, 6 इंटू 2 रिवर्स आने लगा। तो ये जो रिवर्स आया है इसको हम लोग हटा देते हैं, ठीक है, ये जो रिवर्स आया है इसको हम लोग हटा देते हैं, इसको काउंट नहीं करते हैं। अब मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे आपको 12 के कितने फैक्टर्स नज़र आ रहे हैं, तो आप कहोगे सर 12 के यहाँ पे 6 फैक्टर नज़र आ रहे हैं। पहला फैक्टर क्या है 1, दूसरा फैक्टर 2, तीसरा फैक्टर 3, चौथा फैक्टर 4 है, फिर अगला फैक्टर क्या है 6 है, फिर लास्ट फैक्टर क्या है 12 है। तो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 12। ठीक, आ रहा समझ में ना। अच्छा, अब मैं ये कहूँ कि क्या 12 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 1, बिल्कुल करेक्ट है। 2 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 12, सॉरी 12 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 2, क्योंकि 12 जो है 2 के टेबल में आएगा तो मल्टीपल है। 12 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3 एज वेल, क्योंकि 3 के टेबल में भी आता है। 12 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4 एज वेल, क्योंकि 4 के टेबल में भी आता है। 12 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 6 एज वेल, क्योंकि 6 के टेबल में भी आता है। 12 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 12 एज वेल, क्योंकि 12 के टेबल में भी आता है। इसके बाद तो किसी में नहीं आता ना, 13 में, 14 में, 15 के टेबल में तो आता नहीं 12। तो ये है बेसिक डिफरेंस किसके बीच का, फैक्टर्स के बीच का और मल्टीपल्स के बीच का, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में जो यहाँ हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, तो ये बोला ना 2t + 1 इज अ फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल qt। ऑब्वियस सी बात है, जब हमने डिवाइड किया तो उसका एक फैक्टर निकल के आया qt का, वो क्या है 2t + 1। अच्छा, और इसी का रिवर्स हम कहेंगे तो क्या कहेंगे, qt इज ए मल्टीपल ऑफ 2t + 1। ये बिल्कुल वही कंसेप्ट है 12। और अगर मैं आपको 2 का कंपेरिजन कराऊं तो आप कहोगे सर 2 इज अ फैक्टर ऑफ 12 एंड वाइस वर्सा दिस 12 इज ए मल्टीपल ऑफ 2। तो जो हमारा डिवाइज़र है वो इस केस में क्या है 2t + 1 है, इसीलिए कह रहा है इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल qt, क्योंकि ये पॉलिनोमियल qt हमारा क्या है, डिविडेंड है। और वाइस वर्सा qt इज ए मल्टीपल ऑफ 2t + 1, समझा दिया है, ठीक है ना। तो अब यही कह रहा था एग्जाम्पल 10 में जो चीज़ हुआ था उसको समझते हैं हम आगे चल करके।
ठीक है ना। तो हेयर द रिमाइंडर q -1/2 इज इक्वल टू 0, और क्योंकि 0 पे हो रहा था इसलिए हमने कहा कि 2t प्लस वन इज ए फैक्टर ऑफ qt। ये बस पुनः लाइन कॉपी है ना। अब अगर qt इज एक्चुअल, अब अगर 2t फैक्टर है qt का, तो बात समझो। जैसे मैंने कहा 12 जो है 2 जो है 12 का एक फैक्टर है, तो अब क्या कहोगे, अच्छा फैक्टर है तो इसका मतलब ये हो गया कि 12 को हम लोग 2 इंटू समथिंग लिख सकते हैं, 2 इंटू समथिंग लिख सकते हैं। बोलो 2 इंटू समथिंग लिख सकते कि नहीं लिख सकते। वो समथिंग कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। इस केस में आपको मालूम है, क्योंकि अब नेचुरल नंबर किससे बहुत ज़्यादा फेमिलियर हो, तो अब कह दोगे सर वो 6 होगा ना। उसी तरीके से सिमिलरली 12 को हमने यहाँ से उठाया और हमने कहा ये QT है, ये हमने कहा QT है, राइट। और 2 यहाँ पे क्या था पुराने वाले, अभी इस वाले कंडीशन में मैंने कहा था ना डिवाइज़र है, और यहाँ पे डिवाइज़र क्या है 2t प्लस 1 है, तो हमने यहाँ पे 2 की जगह पे क्या रखा 2t प्लस 1 रखा। अब मल्टीप्लाई किससे कराएंगे बच्चों, कुछ समथिंग से मल्टीप्लाई करेंगे। तो नंबर में तो हमको 6 मालूम था इस वाले 12 वाले केस में, लेकिन इस केस में क्या होगा GT होगा। क्या होगा GT होगा। जो मैंने लिखा है देखो फिर साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है एज इट इज़। तो ये समझ में आया ना कि QT जो है इसको हम लोग 2t जस्ट मिनट 2t प्लस 1 इंटू GT कह सकते हैं, क्योंकि अगर 2t एक फैक्टर है इसका, तो केवल एक फैक्टर है ना, कि नहीं दो नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो ये QT बन के आएगा। ठीक है, जैसे मान लो कि QT को अगर हमने डिवाइड किया 2t प्लस 1 से, अगर मैंने डिवाइड किया और अगर ये ज़ीरो रिमाइंडर दे रहा है, अगर ये रिमाइंडर ज़ीरो दे रहा है, तो यहाँ पे कुछ तो कोशंट होगा ना, कुछ तो कोशंट होगा कि नहीं होगा। तो उसी कोशंट को यहाँ पे इसने मेंशन किया है कि बच्चों उसी कोशंट को हम लोग क्या कहते हैं GT कहते हैं। ठीक है, तो जब हमें QT लिखना होगा तो हम लोग क्या कहेंगे दिस इंटू दिस प्लस 0, तो प्लस 0 का तो कोई यहाँ सिग्निफिकेंस है ही नहीं, इसलिए क्या लिखा है यहाँ पे QT इज इक्वल टू 2t प्लस 1 इंटू GT। ठीक है, फॉर सम पॉलिनोमियल GT दिस इज अ पर्टिकुलर केस ऑफ द फॉलोइंग थ्योरम। अच्छा ये एक स्पेशल केस है फॉलोइंग थ्योरम का। तो वो फॉलोइंग थ्योरम क्या है क्या नहीं है वो तो भी मैं समझाऊंगा ही, बस मुझे आप ये चीज़ कंफर्म करो कि इन 17-18 मिनट्स में जो मैंने समझाया इस थ्योरम के बारे में और इसके पहले वाले एग्जाम्पल के बारे में, वो एकदम बेसिक से समझ में आया कि नहीं आया है। आया है, चलो आगे बढ़ें। फिर नहीं आया होगा तो पूछ लेना, ठीक है ना। फैक्टर थ्योरम की हम लोग बात करेंगे। सो इफ px इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी कि ऐसा पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री क्या होगी 1 से ज़्यादा होगी। ठीक है, एंड a इज एनी रियल नंबर, a क्या है कोई रियल नंबर है, देन x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ px and pa is equal to 0 and pa is equal to 0 if x minus a is a factor of px। तो अब देखो इसमें आपको चीज़ें क्लियर नहीं हुई होंगी, क्योंकि ये बिल्कुल मतलब अलजेब्रा की टर्म में इसका डेफिनेशन आया, तो उसको समझने में थोड़ी सी इशू आई होगी। आई टोटली अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, तो मैं आपको फिर से इसको एक बहुत नॉर्मल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। तो जैसे मैंने कहा मैं इसको एक बहुत कॉमन लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लो मैंने एक जो ये कह रहा है बस उसी को खाली डी कोड कर रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे बोला यहाँ पे एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 से अधिक है, तो चलो मैंने एक पॉलिनोमियल उठा लिया x² प्लस 2x, रुक जाओ x² प्लस 3x नहीं x² प्लस 7x प्लस 12, पहला वाला पॉलिनोमियल, इससे थोड़ा फैमिलियर भी हो गए। तो अब ये एक पॉलिनोमियल है, करेक्ट। अब कह रहा है कि a इज एनी रियल नंबर and a is any real number, then x minus a is a factor of px and pa is equal to 0। तो अभी ये सब भूल जाओ। मैंने कहा कि जब अभी मैंने कुछ देर पहले आपको इसका फैक्टराइजेशन कराया था, तो आपने क्या बताया था फैक्टराइजेशन मिडिल टर्म के तरीके से x प्लस 3 और x प्लस 4, x प्लस 3 और x प्लस 4। ठीक है, x प्लस 3 और x प्लस 4। अच्छा
अभी देखो यहाँ पे आगे चल के थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, तो मैं इक्वेशन को चेंज कर रहा हूँ समझाने के लिए। नेक्स्ट में मैं फिर दोबारा इसी को समझा दूंगा। देखो है क्या ना कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये x-1 लिखा हुआ है, और यहाँ पे जो आ रहा है वो x+3 आ रहा है, तो साइन प्लस में आ रहा है, तो इससे हो सकता है कन्फ्यूजन हो। या चलो मैं कंटिन्यू करता हूँ, अगर कन्फ्यूजन होगा तो मेरे से पूछ लेना, ठीक है। तो अब मैं आपसे पूछूं तो अब क्या कहोगे, सर x² + 7x + 12 का वी हैव दो फैक्टर। क्या क्या फैक्टर है, x+3 और x+4। अच्छा, x+3 x+4 के फैक्टर होने का मतलब पता है क्या बेटा, ये मतलब हो गया कि अगर हम x+3 को 0 रखें तो x की क्या वैल्यू आएगी, -3। उसी तरीके से अगर हम x+4 को 0 रखें तो x की वैल्यू क्या आएगी, -4 आएगी, आएगी ना। और ये -3 अगर आप गिवन इक्वेशन में पुट करोगे तो इक्वेशन की वैल्यू आ जाएगी 0, और ये -4 अगर आप इक्वेशन में पुट करोगे तो भी इक्वेशन की वैल्यू आ जाएगी 0। आओ चलो पुट करते हैं, ठीक है ना। x की वैल्यू -3 और -4 पुट करके इक्वेशन को देखते हैं, ठीक। अच्छे से उसको रब कर लेने दो, फिर देखते हैं। हमने कहा कि -3 रखना है, -3 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू ब्रैकेट में -3 प्लस 12। -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, +9, 7 3 ज़ा 21 और साइन माइनस का, और ये +12। कोई दिक्कत यहाँ तक। 12 और 9 ऐड करेंगे बन जाएगा 21, और 21 - 21 क्या आ जाएगा, 21 - 21 क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 0 आ जाएगा। सिमिलरली जैसे ही हमने -4 को पुट किया गिवन पॉलिनोमियल में, तो भी पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। और अगर पॉलिनोमियल 0 बन गया तो हम क्या कहेंगे कि x+3 एंड x+4 आर एक्चुअली द फैक्टर्स ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है ना। तो x यहाँ पे कह रहा है x - a इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। ये देखो -1 का क्या प्रॉब्लम आ रहा था, मैं समझाता हूँ। मैंने कहा x - a इज इक्वल टू 0 रखने पे x इक्वल टू क्या आया, a आया। यानी गिवन में हम लोग को क्या रखना है, गिवन पॉलिनोमियल में x की वैल्यू क्या रखनी है, a रखनी है। अच्छा, इसका वाइस वर्सा भी देख लो, अगर x + a इज इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू क्या रखेंगे, -a रखेंगे। बस जो भी हमारा डिवाइजर रहेगा +a है तो उसको 0 से इक्वेट कराएंगे, x की वैल्यू क्या आएगी, -a आएगी, ठीक है ना। और अगर हमारा डिवाइजर x -a है तो इक्वल टू 0 रखेंगे, x की वैल्यू क्या आएगी, a आएगी, x की वैल्यू क्या आएगी, a आएगी। तो ये समझा गया कि x - a इज ए फैक्टर ऑफ px, तो pa पे 0 होगा। मैंने समझाया ना कि pa पे 0 होगा। एक बार फिर से देखो, x - a अगर कोई पॉलिनोमियल px है, पॉलिनोमियल px इक्वल टू x - a, तो अगर हमने इस x - a को 0 से इक्वेट किया तो x की वैल्यू क्या आई, +a आई। और इसी हमने x में pa रखा तो x की वैल्यू a आ चुकी है ना यहाँ पे, हाँ, a - a इज इक्वल टू 0। इतनी बात समझ में आई। ये a है, ये क्या है, a है, ठीक। यही चीज़ ये समझाना चाह रहा है इस लाइन के ज़रिए कि pa इज इक्वल टू 0। अब देखो इससे दो कंडीशन निकल के आई कि पहली कंडीशन क्या है, नंबर 1 देखो कि इफ़ x - a इज नहीं, इफ़ नहीं, ये कह रहा है कि x - a इज़ ए फैक्टर ऑफ px अगर pa इक्वल टू 0 है तो। अगर pa यानी x की वैल्यू अगर हम a रख करके अगर गिवन पॉलिनोमियल बाद में डाल दें और वैल्यू 0 आ जाए तो ये कहेंगे कि x - a इज़ एक्चुअली ए फैक्टर ऑफ px, ठीक है। उसी तरीके से अगर pa इक्वल टू 0 है गिवन में तो वो तभी होगा जब इफ़ x - a इज़ ए फैक्टर ऑफ px। अगर आपने कहीं से फाइंड कर लिया कि p इक्वल टू 0 है तो आप कह दोगे सर x - a इज़ ए फैक्टर ऑफ px, और आपने ये कह दिया कि नहीं x - a इज़ ए फैक्टर ऑफ px तो आप कह दोगे नहीं सर p इक्वल टू 0 होगा। तो ये तो सारी अभी थियोरेटिकल बातें चल रही, भी जब एग्जाम्पल पे आओगे, प्रॉपर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल पे आओगे तब और अच्छे समझ में आएगा, ठीक है ना। तो अब इसका जो प्रूफ है उसका थोड़ा समझ लो। जैसे रिमाइंडर थ्योरम है, रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से क्या होता है कि px इक्वल टू x - a इंटू qx प्लस pa। ये भी मैंने प्रीवियस क्लास में समझाया है, इसको मैं अभी रिपीट नहीं करूँगा। आपको नहीं समझ में आया है फिर से वीडियो देखो, ठीक है।
इफ पी ए इज इक्वल टू जीरो देन पी एक्स। अब कहते हैं अगर पी ए जीरो है तो हम लोगों को अगर बस ये चीज़ समझो कि पी ए अगर जीरो है तो गिवन जो क्वेश्चन है वो कैसा चेंज हो जाएगा, वो बन जाएगा पी एक्स इक्वल टू क्यू, पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू क्यू एक्स, क्योंकि ये टर्म तो ऑलरेडी जीरो है, ये टर्म तो ऑलरेडी जीरो है, पी ए तुम्हारा पहले से ही जीरो है ना। चलो, विच शोज दैट एक्स माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। साफ साफ नजर आ रहा है कि भाई एक्स माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। वाइस वर्सा, सिंस x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, वाइस वर्सा नहीं, इसी का आगे का एप्लीकेशन एक्सप्लेनेशन है। अब ये प्रूफ हो चुका है कि x माइनस क्या है, x माइनस ए क्या है, एक फैक्टर है पी एक्स का। और अगर x माइनस ए पी एक्स का फैक्टर है, पी इक्वल टू जीरो पे क्या है, x माइनस ए फैक्टर है पी एक्स का, और अगर ये फैक्टर है तो पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू जी एक्स फॉर सेम पॉलिनोमियल जी एक्स। ठीक है, इन दिस केस पी ए इज इक्वल टू ए माइनस ए, जी ए इक्वल टू जीरो। नहीं समझ में आया? देखो हम लोग इस पॉलिनोमियल्स उठा के कहाँ पहुँच गए, यहाँ पहुँच गए। ठीक, अब मुद्दा ये है कि अगर ये फैक्टर है, तो यानी x माइनस ए इक्वल टू जीरो को अगर हम इक्वेट करेंगे तो x इक्वल टू ए पे जो भी गिवन पॉलिनोमियल है वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। यही तो है ना। ठीक, तो अगर ये जीरो है तो हमने a माइनस ए रखा है यहाँ पे, a माइनस ए इंटू जी ए, तो क्या निकल के आया, p इक्वल टू जीरो। तो इसी का प्रूफ निकल के आया ना कि इफ p इक्वल टू जीरो, तो ये चीज़ समझ में आ गई। और अगर ये इसका फैक्टर है तो p इक्वल टू जीरो यहाँ प्रिंट हो गया, प्रूफ हो गया। जो ये दो इसका टर्म बोला था, पहला टर्म और दूसरा टर्म, ये इसका प्रूफ है। ठीक है, चलो अब देखो एग्जाम्पल क्या कह रहा है। एग्जाम्पल 11 कह रहा है कि एग्जामिन वेदर x प्लस टू इज अ फैक्टर ऑफ दिस एंड दिस और नॉट। तो अब हमें ये पता करना है फैक्टर है कि नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने इसका बस जीरो निकालना होता है। किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो निकालना तो क्या करना होगा, उस पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर कर दो। किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो निकालना है तो उस पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर कर दो। तो एक्स की क्या वैल्यू आ गई, -2। तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, रूट ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है, -2 है। और इसी -2 को आपको इस वाले पी एक्स में रखना है और इस वाले एस एक्स में रखना है। जब हमने पी एक्स में रखा और इसको सॉल्व किया तो देखो सॉल्व करके जो हमारा फाइनल आ रहा है वो क्या आ रहा है, सॉल्व करके जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, देखो जीरो आ जा रहा है। और उसी तरीके से जब हमने क्या बात है, क्या कह रहे हैं, हाँ, इसी तरीके से हमने फैक्टर थ्योरम में पुट किया x प्लस टू इज़ अ फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो जैसे हमने पुट किया तो हमने फिर यहाँ पे हमने क्या करना है, x इक्वल टू -2 पुट करना है। तो जैसे हमने यहाँ पे s -2 पुट किया तो 2 इंटू -2 प्लस 4 कितना आ गया, 0। जब दोनों ही क्या क्या, पहला क्या था, पहला ये वाला इक्वेशन था px वाला और दूसरा क्या था sx वाला। ठीक है, जब दोनों ही इक्वेशन जीरो प्रूफ, दोनों ही पॉलिनोमियल जब जीरो पुट हो गया तो हम लोग क्या कहेंगे कि यस x प्लस टू इज़ अ फैक्टर ऑफ 2x प्लस 4, और यहाँ भी x प्लस टू इज़ अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। अच्छा, ये कह रहा है कि इसको चेक करने के लिए हम लोग बिना फैक्टर थ्योरम के बिना भी कर सकते थे। कैसे, बेसिकली 2x प्लस 4 क्या है, इसको अगर हम 2 कॉमन ले लें तो क्या बन जाएगा, x प्लस 2 बन जाएगा ना। तो इसका एक फैक्टर ये है कि नहीं, x प्लस 2। जैसे मैंने 12 को लिखा, 4 इंटू 3, तो आप कहोगे ना यस 3 इज़ अ फैक्टर ऑफ 12। आ रहा समझ में? ठीक है, तो यही सारी चीज़ें थी आपका इस वाले में। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? चलो ठीक है बच्चों, टाइम इज़ ऑलरेडी गोइंग बियॉन्ड 30 मिनट्स होने को आगे धीरे धीरे। तो अब आपको क्या करना है ना कि पहले से आपने जो भी सीखा है, जैसे भी सीखा है, आई डोंट हैव एनी इंटरप्शन इनटू दैट। ठीक है, लेकिन अब जो आज मैंने सिखाया है उस मेथड को फॉलो करते हुए एग्जाम्पल नंबर 12 को समझने की कोशिश करोगे। ठीक है ना, समझने की कोशिश करोगे, रटने की नहीं। उसी तरीके से आप एग्जाम्पल नंबर 13 को भी समझने की कोशिश करोगे। और इसका जो दो सॉल्यूशन है 13 का, सॉल्यूशन नंबर 1 और सॉल्यूशन नंबर 2, इस पूरे सॉल्यूशन को डिटेल में समझोगे।
अगर नहीं समझ में आता तो मैं तो हूँ ही समझाने के लिए, ठीक। तो एग्जाम्पल 13, जस्ट अ मिनट, एग्जाम्पल 12, हाँ एग्जाम्पल 12, 13, 14 और 15, ये 4 एग्जाम्पल को एकदम गहरे तरीके से, डिटेल तरीके से पढ़ के समझ के आना है नेक्स्ट क्लास में। नहीं आएगा मुझसे पूछो, आई विल टीच यू, ठीक है। और जिन बच्चों का एक्सरसाइज 2.4 नहीं हुआ है वो बच्चे एक्सरसाइज 2.4 कर लें, फिर इसमें भी जो डाउट होगा मैं वो भी समझा दूंगा। जब ये सब आपका डाउट्स क्लियर हो जाएगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, देन वील स्टार्ट अलजेब्राइक आइडेंटिटीज़, ठीक है ना। ये बहुत डिफिकल्ट पार्ट नहीं है, बड़ा इजी सा पार्ट है, ये सीख जाओगे। मतलब ये समझ लो कि इस चैप्टर का कोई दो चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट अगर कुछ है तो वो यही है, रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम, क्योंकि इसका एप्लीकेशन आगे बहुत लंबे टाइम तक जाना है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे बच्चों, थैंक्स अ लॉट।